हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 7/11/2023 के लिए देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ है मिसाइल प्रणाली और प्रकार। पहला है कि S-400 ट्रायम्फ। उसके सामने लिखा हुआ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। ठीक है, तो ध्यान देना है कि पहला गलत है। ये सतह से हवा में मार करने वाली, यानी एस से एम सही होगा। सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, यहाँ पे ये एयर टू एयर मिसाइल मतलब हो रहा था, मतलब, लेकिन सही है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है S-400 ट्रिम्प। दूसरा है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसको बोलते हैं थार्ड। ठीक है, इसी को जब शॉर्टकट करेंगे तो ये आ जाएगा। भू आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, तो ये सही है। ये भू आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये ढूंढना है। अब सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। फिर है आयरन डोम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो ये भी सही है। तो ये 2 और 3 सही है। तो ये पहला गलती था ना, तो केवल एक सही हो जाएगा। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। S-400 ट्रिम्प या ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक गतिशील सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल एवं बैलिस्टिक मिसाइल जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को भेदने और उसे नष्ट करने में सक्षम है। अतः कथन एक सुमेलित नहीं था या नहीं है। थर्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस का संक्षिप्त रूप है, जो एक परिवहनीय भू आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इसलिए दूसरा सही था। कह रहा है इस सिस्टम को यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। आगे देखते हैं। आयरन डोम एक जमीन से हवा में मार करने वाला, यानी इसको भी बोल सकते हैं सतह से हवा में मार करने वाला, यानी एसएम इसको भी बोलेंगे, करने वाली इजरायली रक्षा प्रणाली है जिसमें रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल है जो लक्ष्य की ओर दागे गए किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक करने एवं उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। अतः युग्म 3 सुमेलित है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र के साथ भारत गहरे समुद्र में चालक दल अभियान की क्षमता का आकलन करने के लिए मध्य हिंद महासागर में समुद्र तल तक 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने हेतु एक अभूतपूर्व यात्रा शुरू कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, आगे देखते हैं। मध्य हिंद महासागर तल में पॉलीमेटलिक नॉड्यूल और कोबाल्ट समृद्ध मैग्नीज क्रस्ट के श्रेष्ठतम संसाधन हैं। तो अब क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 1 की सही व्याख्या कर रहा है। कथन 1 क्यों है, तो 2 में पता चल रहा है कि संसाधन के लिए वो गहराई तक जा रहा है, तो हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज के लिए प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का विकास करना है। इसके अलावा DOM प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत 9 मिशनों में से एक है। समुद्रयान और मैट्स्या 6000 डॉम के एक भाग के रूप में भारत के प्रमुख डीप ओशन मिशन समुद्रयान को वर्ष 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। अतः कथन 1 सही है। समुद्रयान के साथ भारत मध्य हिंद महासागर में समुद्र तल में 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए एक अभूतपूर्व चालक दल अभियान शुरू कर रहा है। चीन की जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन ने वर्ष 1980 में अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी शुरू की जब देश की जनसंख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच रही थी। तो 1 करोड़ के करीब चीन की जनसंख्या 1980 में ही पहुंच गया था, तो उसी वक्त उसने क्या है 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है 3 पॉलिसी अब तक लागू हो गया है। पहला 1 चाइल्ड, तो 1980 में चाइना ने लागू किया। फिर जब उसको लगा कि अब जनसंख्या बहुत घट रहा है, तो 2010 नहीं, यहाँ है कि वर्ष 2010 से चीन सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, एक नीति परिवर्तन जिसने जनसंख्या वृद्धि में तेजी से गिरावट को रोकने में सहायता की। तो ये 2010 में नहीं लागू किया था, 2016 में किया था। ठीक है, तो दूसरा तो गलती हो गया। कितने सही है ये ढूंढना है, तो पहला तो सही था। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलती हो गया। तीसरा है चीन की वर्ष 2020 की जनगणना के आंकड़ों के बाद 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की गई थी, जिससे पता चला कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से कम हो रही है। तो ठीक है, 2020 में फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया।
तो दो कथन सही है, तो केवल दो, ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट। आइए देखते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। करो वन चाइल्ड पॉलिसी। चीन ने वर्ष 1980 में तब अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी शुरू की जब वहाँ की सरकार इस बात से चिंतित थी कि देश की बढ़ती जनसंख्या, जो कि उस समय 1 अरब के करीब पहुँच रही थी, आर्थिक प्रगति में बाधा बन सकती है, बनेगी, तो वन चाइल्ड पॉलिसी को लाया था। फिर है टू चाइल्ड पॉलिसी। वर्ष 2016 से चीन सरकार ने अंततः प्रति जोड़े के लिए 2 संतान की अनुमति दी। इस नीति परिवर्तन ने जनसंख्या वृद्धि में तेजी से गिरावट को रोकने में बहुत कम योगदान दिया। ठीक है, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। 2010 की बात वहाँ था, यहाँ 16 है। आगे देखते हैं, करा थ्री चाइल्ड पॉलिसी। इसकी घोषणा तब की गई जब चीन की वर्ष 2020 की जनगणना आंकड़ों से पता चला कि वर्ष 2016 की छूट के बावजूद देश की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से कम हो रही है। कर देश की प्रजनन दर कम होकर चाइना का हो गया है 1.3। कर जो एक पीढ़ी के लिए पर्याप्त संतान पैदा करने हेतु आवश्यक 2.1% स्तर से काफ़ी नीचे है। इतना होना चाहिए तो जनसंख्या बढ़ती है, नहीं अन्यथा घटती है। तो आगे देखते हैं, नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन नदी डॉल्फिन के पिंक रिवर डॉल्फिन अथवा बोटो के नाम से भी जाना जाता है। कितने सही है ये ढूंढना है। तो पहला सही है। कह रहा है गंगा नदी डॉल्फिन सबसे बड़ी रिवर डॉल्फिन है। तो गंगा नदी में डॉल्फिन तो पाया जाता है बट सबसे बड़ी रिवर डॉल्फिन नहीं है। दूसरा गलत है। कह रहा सिंधु नदी डॉल्फिन के वादी में हाल ही के दिनों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। नहीं, संयुक्त प्रयासों से क्या है, सिंधु नदी में डॉल्फिन की आबादी बढ़ी है। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे गिरावट देखी गई, इसी कारण ये भी गलत ही हैं। तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो रिवर डॉल्फिन मीठे जल के कैडासियन का एक समूह है जो एशिया और दक्षिण अमेरिका में विभिन्न नदी प्रणालियों में पाए जाते हैं। अगर अच्छा जीवित रिवर डॉल्फिन प्रजातियों में शामिल है अमेजन, गंगा, सिंधु, इरावदी, तुकुसी और यांगजी फिनलेस प्रोफाइज। अगर अमेजन रिवर डॉल्फिन, जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन अथवा बोडो के नाम से भी जाना जाता है, सबसे बड़ी नदी डॉल्फिन है, अतः कथन एक सही है। कह रहा है गंगा नदी डॉल्फिन को सुसु के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सुसु सिर्फ याद रखना है। गंगा नदी डॉल्फिन को सुसु यानी लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता भी दी गई है। आगे देखते हैं, करा हालांकि गंगा नदी डॉल्फिन सबसे बड़ी नदी डॉल्फिन नहीं है, अमेजन नदी डॉल्फिन सबसे बड़ी नदी डॉल्फिन है, अतः कथन दोष सही नहीं है। हाल ही में सिंधु तथा यांगजी जैसी नदी घाटियों में संरक्षण प्रयासों को सफलता मिली है। उदाहरण के लिए संयुक्त धारक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में सिंधु नदी डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है, इसलिए कथन तीसरा सही नहीं था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। करा एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। नहीं, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण संरक्षण संघ, ऐसा कुछ है उसके द्वारा। तो पहला तो सही नहीं है। हाल के वर्षों में अनुकूलन वित्त अंतर कम हुआ नहीं, ये भी बढ़ा है, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। करा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी एडेप्टेशन गैप। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के नवीनतम संस्करण के अनुसार विकासशील देशों को सार्थक अनुकूलन कार्यों हेतु इस दशक में प्रत्येक वर्ष कम से कम 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, अतः कथन एक सही नहीं है। करा अनुकूलन वित्त अंतर्गत से अनुमानित अनुकूलन वित्त पोषण आवश्यकताओं तथा लागत व वित्त प्रवाह के बीच के अंतर से है, जो समय के साथ और बढ़ गया है। अनुकूलन अंतर के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह से 10 से 18 गुना अधिक होने की संभावना है, जो विगत अनुमानों की तुलना में लगभग 50% अधिक है। कर वर्तमान अनुकूलन वित्त अंतर अब प्रतिवर्ष 194 से 366 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, अतः कथन दो भी सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है। कितने कथन सही है ये ढूंढना है। यहाँ पे पहले ध्यान रखेंगे, उसी के अनुसार ऑप्शन को पढ़ते जाएंगे। तो ये तो वेल नोन है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, बट यहाँ नहीं लिखा हो तो गलत हो गया। करो वह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये वो ठीक है,
राज्य के मंत्रिपरिषद को सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है, तो वो दूसरा सही है। कह रहा राज्यपाल के पास स्वीकृति देने से मना करने या विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए रोकने का अधिकार होता है, ये भी सही है। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कर अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, कर वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, अतः कथन दूसरा सही है। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति प्रदान करने के लिए राज्यपाल के पास प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रूपरेखा प्रदान करता है। वह या तो विधेयक को सहमति दे सकता है, उसे रोक सकता है, अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल सदन द्वारा पुनर्विचारों का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ विधेयक को वापस भी कर सकते हैं, अतः कथन 3 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन ना। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है यहाँ पे देखना है। तो चलिए पहला देखते हैं। तो पहला है कि किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, तो ये सही है। किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। दूसरा है हाल के लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट प्राप्त करने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल भारत आयोग से एक सत्यापित खाता प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। दानकर्ता का नाम और अन्य जानकारी उपकरण पर दर्ज नहीं की जाती है तथा इस प्रकार चुनावी बॉन्ड को गोपनीय रखा जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड ऐसे ब्याज मुक्त वाहक बॉन्ड है जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है। किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, कथन एक सही है। जिन राजनीतिक दलों ने हाल ही के लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किए हैं और आरपीए के तहत पंजीकृत हैं, वे भारत के निर्वाचन आयोग से सत्यापित खाता प्राप्त कर सकते हैं, ये दूसरा सही है। दानकर्ता का नाम और अन्य जानकारी उपकरण पर दर्ज नहीं की जाती है तथा इस प्रकार चुनावी बॉन्ड को गोपनीय रखा जाता है, कथन तीसरा भी सही है। चलिए 3 और देख लेते हैं। आईटी नियम 2021 में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ते हैं, मध्यस्थों को नियम अनुपालन, गोपनीयता और उपयोगकर्ता के अनुबंध सुनिश्चित करना होगा तथा उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित सामग्री साझा करने से रोकना होगा। दूसरा है, केंद्र सरकार शिकायत अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए एक या अधिक शिकायत अपीलीय समिति की स्थापना करेगी। यहाँ दोनों कथन सही, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। आईटी नियम 2021 में संशोधन मुख्य विशेषताएं। मध्यस्थों को नियम, विनियमों, गोपनीयता नीतियों एवं उपयोगकर्ता समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और उपयोगकर्ताओं को निषिद्ध सामग्री बनाने, अपलोड करने या साझा करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। उन्हें उपयोगकर्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए, अतः कथन पहला सही है। आइए दूसरा के लिए देख लेते हैं कि केंद्र सरकार शिकायत अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए एक या अधिक शिकायत अपीलीय समिति की स्थापना करेगी। आईटी नियमों के तहत बिचौलियों को नियमों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। संशोधन में कहा गया है कि केंद्र सरकार शिकायत अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिए शिकायत अपीलीय नियुक्त करेगी। समिति द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और इस आशय की एक रिपोर्ट इसकी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगा, तो कथन दूसरा सही है। चलिए 2 और देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई, तो ध्यान रखना है कि ये सही है। पहला, कितने कथन सही ढूंढना है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है, ये भी ठीक है। हालांकि इसकी स्थापना मूल रूप से एक शेयरधारक के बैंक के रूप में की गई थी, लेकिन वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ये भी सही है। तो सभी 3 सही होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए फिर से वही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, अतः कथन एक सही है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 यानी कि 1934 का द्वितीय बैंक के कामकाज वैधानिक आधार प्रदान करता है, जिसे
1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया था। इसकी स्थापना हुआ एक तरह से कर भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे मूल रूप से एक शेयरधारक के बैंक के रूप में स्थापित किया गया था, वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। अतः कथन 3 सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। कर जीएसटी परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का आधा इसकी बैठक में कोरम का गठन करेगा। केंद्र सरकार के वोट का वेटेज डाले गए वोटों का 2/3, जबकि सभी राज्यों सरकार का 1/3 होगा। कितने कथन सही है? तो पहला दूसरा तो लग रहा है सही है। तीसरा है कि केंद्र सरकार के वोट का वेटेज जो 1/3 होता है और राज्य सरकार का 2/3 होता है, ऐसा होना चाहिए। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। तथा कथन 1 सही है। कर जीएसटी परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का आधा इसकी बैठक में कोरम का गठन करता है, ये सही है। कर संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में प्रावधान है कि जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय इसकी बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत से लिया जाएगा। कर केंद्र सरकार के वोट का वेटेज डाले गए वोटों का कितना होगा? 1/3, और सभी राज्यों सरकार के वोटों को मिलाकर उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का 2/3 होगा। इसलिए कथन तीसरा सही नहीं था।